हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके में हमने जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसमें हम पिछली जो वीडियो है मैंने आपको करवाया था, उसमें हरियाणा के प्रमुख गणराज्य, जिसमें हमने पढ़ लिया था अगर गणराज्य के बारे में पढ़ा, अयोध्या गणराज्य के बारे में पढ़ लिया था, और कुनित गणराज्य के बारे में भी मैंने करवा दिया था, और अर्जुन नायक गणराज्य के बारे में भी हमने कवर कर लिया था, और पुष्यभूति वंश का भी मैंने महाराजा हर्षवर्धन तक करवा दिया था। अब आज हम आगे करेंगे और आगे महाराजा हर्षवर्धन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और महाराजा हर्षवर्धन का जो शासन रहा है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वे सब चीज़ें आज कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से पुष्यभूति वंश के बारे में, क्योंकि अगर शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको महाराजा हर्षवर्धन की जो स्टोरी है वो समझ में आएगी। तो जो पुष्यभूति वंश है उसको इंडिया जी के में बोला जाता है वर्धन वंश। क्या बोला जाता है? वर्धन वंश। और हरियाणा में अगर पूछा जाए कि ये वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या है, या हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है वर्धन वंश को, तो वो रहेगा पुष्यभूति वंश। तो हरियाणा में वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश से के नाम से जाना जाता है। और यह जो वंश है, यह वंश है, यह 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर इसने 7वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। ये भी आपको बात याद रखनी है। पुष्यभूति वंश का जो शासनकाल रहेगा वो कब शुरू हुआ था? 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 7वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। और जो ये वंश हैं ये जब इंडिया में गुप्त काल के जो पतन है उसके बाद जो गुप्त साम्राज्य है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, और उन टुकड़ों से ही जो सभी गणराज्य बने उनको ही हम कवर करते हैं, जो हरियाणा के प्रमुख गणराज्य हैं उनको। और उन्हीं में से एक है पुष्यभूति वंश, जिसको आज मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगी। कुछ मैंने कल करवा दिया था, आज एक बार शुरू से रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके संस्थापक रहेंगे पुष्यभूति। कौन? पुष्यभूति रहेंगे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश रहा है, ये आपको पता ही होगा। भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश रहा है। और पुष्यभूति से पूछा जाता है कि जो स्थानेश्वर है, या जिसको पहले हम स्थानेश्वर बोलते थे, का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो संस्थापक है पुष्यभूति वंश के, पुष्यभूति, उन्होंने ही जो स्थानेश्वर है उनके जो के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। तो ऐसे जो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। तो संस्थापक तो रहेंगे जो पुष्यभूति है, या फिर उसके निर्माणकर्ता मंदिर के रहेंगे पुष्यभूति, लेकिन जो मंदिर है उसका जो पुनर्निर्माण भी करवाया गया है ये भी पूछ लिया गया है। तो पुनर्निर्माण करवाया था मराठा शासक है सदाशिवराव ने। किसने करवाया था? मराठा शासक सदाशिवराव ने। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पुष्यभूति वंश के जो पुष्यभूति संस्थापक हैं उन्होंने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर पूछा जाए पुनर्निर्माण किसने करवाया स्थानेश्वर के शिव मंदिर का, तो पुनर्निर्माण करवाया था मराठा शासक सदाशिवराव ने। और जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध जिन्होंने लड़ा था, आपको याद होगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन करवा दिए। एक तो पुष्यभूति वंश का जो शासन है कब शुरू हुआ, 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य तक, और स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया, और जो उसका पुनर्निर्माण है वो करवाया मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ ने। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है? वो दूसरा नाम रहेगा वर्धन वंश। ये आपको सभी को पता होगा। और थानेश्वर का पुराना नाम भी पूछा जाता है, वो रहेगा स्थानेश्वर। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी पुष्यभूति वंश में वो रहेगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें पुष्यभूति वंश के बारे में बताते हैं कि हरियाणा में या फिर भारत में पुष्यभूति वंश राज रहा है उसका। तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। एक तो हवेन स्वांग की सीयूके से, और दूसरी रहेगी बाणभट्ट की हरचरित से, और तीसरी रहेगी बांसखेड़ा अभिलेख है जिसकी जो रचना की थी राजा हर्षवर्धन ने की थी। और हवेन स्वांग की जो सीयूके है, ये जो हवेन स्वांग चीनी यात्री आया था जो उसने लिखी थी सीयूके, जो कि महाराजा हर्षवर्धन की जानकारी देता है, महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देता है, जो महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसमें जो पुस्तक लिखी थी उसमें महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बताया गया है, जिससे हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। और बाणभट्ट था जो दरबारी कवि, किसका? महाराजा हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था।
जो महाराजा हर्षवर्धन कौन है आपको पता होगा, ये पुष्यभूति वंश के एक महान राजा रहे हैं, जिसको हम आगे कवर करेंगे। आज उसी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो और बाण भट्ट रहा है उसका दरबारी कवि, तो उसने भी एक पुस्तक लिखी हर्षचरित। उसमें भी बताया गया है किसके बारे में कि महाराजा हर्षवर्धन ने कैसे मतलब शासन किया, मतलब क्या क्या चीज़ें रहीं उसके शासनकाल में। तो हर्षचरित में भी ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो इससे भी हमें पता चलता है इस वंश के बारे में। और एक है बांसखेड़ा अभिलेख। ये बांसखेड़ा अभिलेख लिखा था, ये लिखा तो संस्कृत भाषा में गया है। अगर पूछा जाए बांसखेड़ा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना है, और इसकी लिपि रहेगी ब्राही। और ये महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? महाराजा हर्षवर्धन ने, जो कि शाहजादपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। कहाँ से मिला हमें? ये शाहजादपुर उत्तर प्रदेश से मिला है, जो इस वंश की पूरी जानकारी हमें देता है। और एक लास्ट चीज़ रहेगी ऐहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था, और इससे भी हमें जानकारी मिलती है किसकी? पुष्यभूति वंश की। इस अभिलेख में बताया है कि महाराजा हर्षवर्धन को किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। एक कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कल्हण की राजतरंगिणी किस, मतलब जो राजतरंगिणी जो पुस्तक लिखी है कल्हण ने, वह किस बात के ऊपर है या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर? ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है हमें। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी किसकी पुस्तक देती है या कौन सी पुस्तक देती है? तो ये कल्हण की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। वैसे तो कहते हैं कि ये पुष्यभूति वंश की भी जानकारी देती है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है यहाँ से कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। अब पढ़ते हैं हम महाराजा हर्षवर्धन के बारे में। उससे पढ़ने से पहले हमें उसकी फैमिली के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं, वो कैसे राजा बने। तो सबसे पहले उनके वंश में एक राजा था नरवर्धन। कौन? नरवर्धन, जिसकी शादी हुई थी वर्जनी से। किससे? वर्जनी से शादी हुई थी, और इन दोनों के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राज्यवर्धन प्रथम। सबसे पहले जो राजा बने इस वंश के पुष्यभूति के बाद, वो रहे नरवर्धन, जिसके बारे में किताबों में लिखा गया है। नरवर्धन की शादी वर्जनी से हुई है, और वर्जनी से और नरवर्धन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राज्यवर्धन प्रथम। और राज्यवर्धन प्रथम की भी शादी हुई थी अप्सरा से। किसे? अप्सरा से। और राज्यवर्धन प्रथम और अप्सरा की भी एक ही पुत्र था जिसका नाम था आदित्यवर्धन। क्या नाम था? आदित्यवर्धन। तो दो पीढ़ी हो गई। पहले जो राजा थे नरवर्धन थे, फिर राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम के पुत्र थे आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन ने शादी की महासेन गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आदित्यवर्धन है उसने किस रानी से शादी की थी? उसने गुप्त वंश की रानी से शादी की थी, महासेन गुप्ता नाम था उसका। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता को भी एक ही पुत्र था, वो था प्रभाकर वर्धन। यहाँ से जो हर्षवर्धन की फैमिली शुरू हो जाती है। प्रभाकर वर्धन कौन होते हैं? हर्षवर्धन के पिता ही होते हैं। तो जो उसके दादा हुए कौन? आदित्यवर्धन हुए। आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता उनकी दादी हुई। तो आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता के एक ही पुत्र था, वो था प्रभाकर वर्धन। और फिर प्रभाकर वर्धन ने शादी की यशोमती से। किससे? यशोमती से। और उस यशोमती और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए और एक पुत्री, जिनके नाम थे, बड़ा पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रभाकर वर्धन कौन था? हर्षवर्धन के पिता। और हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन, और हर्षवर्धन की बहन कौन रहेगी? राजश्री रहेगी। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। अब पूछा जाता है कि प्रभाकर वर्धन का शासनकाल कब से कब रहा। जो प्रभाकर वर्धन है, जो कि हर्षवर्धन के पिता हैं, वे गद्दी पर बैठे थे 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक वे राजा रहे। तो जो प्रभाकर वर्धन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यह इस वंश का सबसे पहला प्रतापी राजा था। पहला प्रतापी राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था, पुष्यभूति वंश का। और इसको प्रतापी राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने दो उपाधियां प्राप्त की, एक महाराजा धीराज की और एक पराक्रम हट की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। महाराजा धीराज की उपाधि और पराक्रम हट की उपाधि किसको प्राप्त हुई है? प्रभाकर वर्धन ने प्राप्त की थी, इसलिए इसे इस वंश का प्रतापी राजा कहा जाता है। और एक पूछा जाता है कि प्रभाकर वर्धन के समय में किसने आक्रमण किया था? कौन सी जाति ने किया था? वो किया था हुणों ने। तो प्रभाकर वर्धन के समय में हुणों ने आक्रमण किया था, और उन हुणों के आक्रमण को किसने? प्रभाकर वर्धन ने हरा दिया था, मतलब हुणों को हरा दिया था। और प्रभाकर वर्धन के समय में थानेसर में दो विद्रोह हुए थे। थानेसर में विद्रोह हुआ था, और जिसको दबाने के लिए उसने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा था। किसको भेजा था? राज्यवर्धन को भेजा था, जो कि
ईस्वी में फिर प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब थानेसर में विद्रोह हुआ था उसी टाइम पर जब वह अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजता है किसके लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए, तो विद्रोह को दबाकर वापिस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वो जो साल था वो था 605 ईस्वी का साल था। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। तो यहाँ तक इससे आगे पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ मैप में देख लेते हैं कि उस टाइम पर कौन कौन से जो शासक थे वे राज कर रहे थे भारत पर। तो सबसे पहले जो राज्य था ये पुष्यभूति वंश का जो शासन था। उसके अलावा यहाँ पर जो शासन किया था भारत में एक राजवंश था मोखरी राजवंश, जिसका जो शासन था बिहार और उत्तर प्रदेश में था। तो कहाँ पर था, बिहार और उत्तर प्रदेश में था, और उसका जो शासक था वो था ग्रहवर्मा। और उसके नीचे मध्य प्रदेश में मालवा शासक था, मालवा जो वंश था उसका शासक था, मालवा शासक था देवगुप्त। और जो देवगुप्त थे और जो मोखरी के जो शासक थे ग्रहवर्मा, इन दोनों की आपस में शत्रुता थी, या मतलब आपस में बनती नहीं थी। और वहीं पश्चिमी बंगाल में एक शासक था जो कि गौड़ वंश था, जिसका जो शासक था शशांक था। और उधर ही साउथ में शासन था वो चालुक्य वंश का शासन था, जिसके जो शासक रहेंगे वो पुलकेशिन द्वितीय रहेंगे। इसी टाइम पर पुलकेशिन द्वितीय इसके शासक थे। तो यहाँ से आपको चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ से बताया कुछ चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं इस राजवंशों की। जो हमारे पुष्यभूति वंश के जो प्रभाकर वर्धन राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ग्रहवर्मा से कर दिया था, जो कि मोखरी वंश के क्या थे, शासक थे। तो इन्होंने इसका अपनी पुत्री जो राजश्री था उसका विवाह मोखरी वंश के जो शासक हैं ग्रहवर्मा उनसे कर दिया था। और ग्रहवर्मा की आपस में किससे नहीं बनती थी, मालवा के शासक देवगुप्त से नहीं बनती थी। तो जैसे ही उसकी शादी हुई तो देवगुप्त ने उससे अपना बदला लेना चाहा, और उन्होंने उसके ऊपर हमला करके उसको मार दिया, किसको, ग्रहवर्मा को, और वहाँ से उसको बंदी बना लिया राजश्री को। तो ये स्टोरी यहाँ से चलती है, और यहाँ से चलते चलते ये महाराजा हर्षवर्धन तक पहुँच जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि थानेसर में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजता है प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन को भेजता है। तो राज्यवर्धन उस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है, और सफल हो जाता है तो जैसे ही वो लौटता है, सफल होकर थानेसर लौटता है, तो उसे पता चलता है प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो माता की कैसे होती है, उस टाइम पर जो भारत है उसमें सती प्रथा चल रही थी। तो उसके साथ ही जो यशोमती माँ है उसकी अपने पति के साथ, जो कि प्रभाकर वर्धन के साथ ही सती हो जाती है, तो इसलिए वह अपने माता पिता को खो देता है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो कन्नौज के मोखरी वंश के शासक जिनका जो शासन था बिहार और यूपी में फैला हुआ था, ग्रहवर्मा के साथ कर दी थी। मैंने आपको बताया था अभी मैं समझाते वक्त, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से कर दी थी। और ग्रहवर्मा के संबंध मालवा के शासक देवगुप्त से अच्छे नहीं थे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था। मालवा का जो शासक जो मालवा है वो इस टाइम के जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर पड़ता था। तो ग्रहवर्मा के मालवा के शासक देवगुप्त से अच्छे संबंध नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही राजश्री की शादी होती है तो मालवा के शासक ने ग्रहवर्मा को मार देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ें मैंने लिख रखी है, हर्षवर्धन के बारे में आपको याद कर लेनी है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। पिता रहेंगे प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, बहन राजश्री, भाई राज्यवर्धन रहेगा, और बहनोई कौन रहेगा, जिसकी शादी, उसकी बहन की शादी किसके साथ हुई थी, ग्रहवर्मा के साथ। तो बहनोई रहेंगे ग्रहवर्मा। तो क्या करता है, मालवा के शासक ग्रहवर्मा जो देवगुप्त है वो ग्रहवर्मा को मार देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो थानेसर के विद्रोह के समय जब राज्यवर्धन विद्रोह दबाकर वापस आता है तो पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है, और यशोमती माँ उनके साथ सती हो जाती है, क्योंकि सती प्रथा प्रचलित थी उस टाइम पर। और इसकी जानकारी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यशोमती माँ सती हो गई है, इस बात की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है। वो मिलती है बाण भट्ट की हरश्चरित से हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन भी आपको याद रखना, कई बार पूछ लिया गया है। अब
जो प्रभाकर वर्धन है उनकी मृत्यु है, उनकी मृत्यु के बाद किसको राजा बनाया जाता है? राज्यवर्धन को राजा बना दिया जाता है, क्योंकि बड़े बेटे का ही अधिकार होता है पहले राजपाट पर। तो राज्यवर्धन कौन था? बड़ा बेटा था उनका। तो राज्यवर्धन को क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। और तो उसका जो शासन रहता है 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक, वह ओनली 1 साल तक ही शासन करता है, क्योंकि उसको धोखे से मार दिया जाता है। तो सबसे पहले जो राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो उसके माता पिता अभी अभी क्या हुए थे? गुजरे थे। उसके माता पिता का अभी अभी देहांत हुआ था। और एक उसे पता चलता है उसी टाइम पर जब वह गद्दी पर बैठता है कि उसके बहनोई ग्रहवर्मा को मालवा के शासक देवगुप्त ने मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। तो वैसे ही वो बेचारा इतना परेशान था, ऊपर से और मुसीबत आ गई, तो उसने गुस्से में क्या कर देता है? वह राजा बनते ही सबसे पहले राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। तो सबसे पहले क्या करता है? उसे अपनी बहन को जिसको मारा था उसके बहन के पति को, जो कि मालवा के शासक था देवगुप्त, उस पर क्या कर देता? आक्रमण कर देता है और उसको मार देता है। और वह अपनी बहन के पति के मौत का बदला ले लेता है, या अपने जीजा की मौत का बदला ले लेता है। अब मालवा के शासक मर जाता है। देवगुप्त कौन? मालवा का शासक था। अब मालवा का शासक मरता है तो उसका एक दोस्त था, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर शासक किसका था? गौड़ वंश का था। और उसका जो शासक शशांक, उसका दोस्त था किसका? देवगुप्त का दोस्त था। तो देवगुप्त का दोस्त कौन था? शशांक था। और जो दोस्त था वह एक अच्छा मित्र था, और वह अपने दोस्त की मृत्यु को सह नहीं पाता। वह सोचता है कि मन ही मन मैं उसका बदला लूँगा। तो देवगुप्त का एक दोस्त था जो कि बंगाल के क्षेत्र गौड़ नरेश जिसको बोलते हैं इनका शासक था। और दक्षिण भारत में एक और वंश था जो कि मैंने बताया कि चालुक्य वंश था। उसी टाइम पर राजा पुलकेशिन द्वितीय वहाँ का शासक था। अब मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक की बहुत क्या थी? गहरी मित्रता थी, मैंने बताया। और शशांक से एसएससी क्या क्वेश्चन पूछती है? शशांक से क्वेश्चन पूछती है कि जो शशांक है उसने किस धर्म को मानता था? वह शैव धर्म को मानता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन आ गए हैं मैंने साथ के साथ लिखे हैं, आप याद रख लेना। जो शशांक है वह किस धर्म का शासक रहेगा? वो रहेगा शैव धर्म को मानता था। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इन्होंने जो बोध गया बिहार में एक वृक्ष था जहाँ पर बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, उसको कटवा दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो ये शशांक कहाँ का शासक था? गौड़ नरेश था, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और यह किस धर्म को मानता था? ये शैव धर्म को मानता था। अब अपनी दोस्त की मृत्यु के बाद जो शशांक है उसने चाहा कि मैं अपनी दोस्त की मौत का क्या लूँगा? बदला लूँगा। उसने अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहा, और उसके लिए उसने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा, और उसने धोखे से जो राज्यवर्धन है उसको बुला लिया। कहाँ पर? धोखे से अपने घर बुला लिया। किसको? राज्यवर्धन को। और बोला कि मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। तो राज्यवर्धन को नहीं पता था कि वह उसका दोस्त है और उसको मारने वाला है। तो राज्यवर्धन को धोखे से अपने घर बुलाता है और अपनी बहन की शादी करने का जो क्या देता है? लालच देता है। परंतु वह उसे घर बुलाकर क्या करता है? मार देता है। तो यह षड्यंत्र किसने रचा था? शशांक ने रचा था। और किसको मार देता है? राज्यवर्धन को मार देता है। तो इस तरह से राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वह 1 साल शासन कर पाता है। तो उसके बाद बचा कौन? राजा हर्षवर्धन बचे। तो महाराजा हर्षवर्धन का टाइम पीरियड रहेगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। तो उसी टाइम पर जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो महाराजा हर्षवर्धन को क्या? राजा बनना पड़ता है। वो राजा बनते 606 ईस्वी में और 647 ईस्वी तक उनका शासन रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो महाराजा हर्षवर्धन है वह उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म तो हुआ था 590 ईस्वी में। और जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? छठी शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। और गद्दी पर कब बैठे? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एसएससी ने पूछ लिया है। जन्म तो हुआ था छठी शताब्दी में, लेकिन वो गद्दी पर 7वीं शताब्दी में बैठे थे। गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी में, लेकिन मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही वो क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। और राजा बनते ही उनकी जो पहली राजधानी उन्होंने बनाया था थानेसर को, और जो उसके ऊपर 2 मुख्य जिम्मेवारियां थी जब वह राजा बना। तो एक तो थी कि अपनी बहन राजश्री को क्या? सती होने से बचाना, क्योंकि उस टाइम पर सती प्रथा प्रचलित थी और ग्रहवर्मा को मार दिया गया था। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी उसके सिर पर थी शशांक से अपने भाई की मौत का बदला लेना। तो सबसे पहले राजा बनते ही वह क्या करता है? अपनी बहन को खोजने के लिए चला जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन जंगलों में
क्या हो गई है, जंगलों में चली गई है। तो विंध्याचल के जंगलों में चली गई है, तो वह वहाँ उसको खोजने चला जाता है। और उसकी बहन, ये इत्तेफाक ही लगा लो या अचानक से कुछ भी लगा लो, कि वह जैसे ही उसकी बहन नदी में कूदने वाली थी, वो उसी टाइम पर उसके पास पहुँचता है और उसको बचाता है, नदी में कूदने से बचाता है। लेकिन वह कूदने ही वाली थी, तो उसने कहा कि अब मैं जी कर क्या करूँगी। तो महाराजा हर्षवर्धन ने उसको बचाया। उसने कहा कि मरना है तो तुम मर, मैं भी तुम्हारे साथ ही कूदूंगा। तो फिर इस तरह से वह उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके बचा लेता है, क्योंकि वह कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मेरा मतलब सबको मैंने खो दिया है, एक तुम ही मेरा सहारा हो और मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तो इस तरह से वह उसको बचा लेता है। तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन को फिर बचा कर क्या करता है, कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है। ये बात हमें किताबों में नहीं मिलती है। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है। तो सबसे पहली जो शासिका वो रहेगी कौन, राजश्री रहेगी। लेकिन बुकों में किसको पढ़ते हैं, बुकों में हम राजश्री को नहीं पढ़ते हैं, हम मुस्लिम शासिका किसको पढ़ते हैं, लेकिन हम किताबों में रज़िया सुल्तान के बारे में ही पढ़ते हैं। जो पहली महिला शासिका, किसके बारे में पढ़ते हैं, रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों में राजश्री के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो वैसे अगर इतिहास में देखा जाए तो सबसे पहली जो शासिका रहेगी वो राजश्री ही रहेगी, क्योंकि हर्षवर्धन ने उसको कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। तो पहली जो शासिका रहेगी भारत में वो रहेगी राजश्री, लेकिन इसका वर्णन नहीं है, इसलिए हम पढ़ते सिर्फ रज़िया सुल्तान को ही हैं, पहली शासिका, महिला शासिका। तो यहाँ से उन्होंने अपनी बहन को तो बचा लिया, राजश्री को। अब दूसरा जो काम था उसका मेन था अपने भाई की मौत का बदला लेना। तो दूसरा इसके लिए वह क्या करता है, शशांक पर आक्रमण किया और उसे हरा देता है। मार तो नहीं पाता है क्योंकि शशांक भाग जाता है युद्ध क्षेत्र से, तो वह उस पर हमला करके उसको क्या कर देता है, उसको हरा देता है और वहाँ से शशांक भाग जाता है। इस तरह से उसने दोनों काम पूरे कर लिए इतनी ही छोटी उम्र में। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रतापी राजा कहा जाता है, कुशभूति वंश का। तो 612 ईस्वी में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महाराजा हर्षवर्धन को कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी। महाराजा हर्षवर्धन ने शिलादित्य और देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। 612 ईस्वी में इसको ये दोनों उपाधियाँ मिली थी। कब मिली थी, 612 ईस्वी में। कौन कौन सी उपाधियाँ, शिलादित्य और देवपुत्र। तो शिलादित्य और देवपुत्र की उपाधियाँ किसने धारण की थी, राजा हर्षवर्धन ने 612 ईस्वी में। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो महाराजा हर्षवर्धन को दो उपाधियाँ मिली थी, शिलादित्य और देवपुत्र की। और एक हवेनस्वांग के बारे में पूछा जाता है कि 629 ईस्वी में हवेनस्वांग भारत कब आया। तो 629 ईस्वी में हवेनस्वांग भारत आया था और हर्षवर्धन के दरबार में हवेनस्वांग आया था। और हवेनस्वांग कौन था, एक चीनी यात्री था और जिनकी पुस्तक पूछी जाती है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी CU की, और यह बौद्ध धर्म सीखने के लिए कहाँ पे आया था, भारत में आया था। हवेनस्वांग किस लिए आया था, बौद्ध धर्म सीखने के लिए आया था। और हवेनस्वांग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिया गया है, SSC ने फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे ये। हवेनस्वांग को एक तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हवेनस्वांग को कहा जाता है। आधुनिक भारत का शाक्यमुनि किसको कहा जाता है, हवेनस्वांग को ही आधुनिक भारत का शाक्यमुनि कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवेनस्वांग हरियाणा में कब आया। तो हरियाणा में रहा था 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक वह हरियाणा में रहा है, ये आपको याद रखना है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि वो आया तो 629 ईस्वी में थे, हरियाणा में 634 से 644 ईस्वी तक कैसे रहा, क्योंकि हमें पता है हरियाणा का जो क्षेत्र है वो क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है बड़ा है, क्योंकि जो पुष्यभूति वंश है वो उस टाइम पर उसने आक्रमण करके अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ा लिया था। तो हरियाणा में जो क्षेत्र था जिसमें पुष्यभूति वंश था, जितने क्षेत्र में, वहाँ पर जब हवेनस्वांग आया थानेसर में या लगा लो तो वहाँ पे आया था 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक वो रहा था। हवेनस्वांग की पुस्तक कौन सी रहेगी, CU की रहेगी, में महाराजा हर्षवर्धन और थानेसर की महिमा का व्याख्यान किया गया है। तो ये आपको याद रखना था। हवेनस्वांग की CU की में क्या कहा गया है, तो महाराजा हर्षवर्धन और थानेसर की महिमा। और वो जब हरियाणा में आया, थानेसर में आया, उसी के बाद उन्होंने क्या लिखा था, अपनी पुस्तक CU की लिखी थी। और इसी बात से प्रभावित होकर, क्योंकि वो बौद्ध धर्म सीखने आया था, तो महाराजा हर्षवर्धन ने भी कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। हवेनस्वांग बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा के अनुयायी थे, ये भी पूछा जाता है। वो महायान शाखा के अनुयायी थे।
तो जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बटा हुआ था, एक था महायान और एक था हीनयान और एक महायान। तो अगर पूछा जाए ह्वेन-त्सांग कौन सी शाखा के अनुयायी थे, तो वो थे महायान शाखा के अनुयायी थे। और जो महाराजा हर्षवर्धन है उन्होंने भी इसी शाखा को अपनाया, तो महायान शाखा के भी वही अनुयायी रहेंगे। और ह्वेन-त्सांग को नीति का पंडित भी कहा जाता था। ह्वेन-त्सांग से बहुत से क्वेश्चन हो गए। एक तो उसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, और एक उसने अपनी पुस्तक हरियाणा में 634 से 644 तक रहा। भारत का शाक्यमुनि भी, उसको आधुनिक भारत का शाक्यमुनि भी ह्वेन-त्सांग को कहा जाता है, और ह्वेन-त्सांग को एक कहा जाता है नीति का पंडित। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। अब हर्षवर्धन भी एक लेखक था कहा जाता है, उसने भी अपनी रचनाएं की थी। वैसे तो माना जाता है कि उन्होंने अपने दरबारियों से रचनाएं लिखवाई, लेकिन बहुत से इतिहासकार सहमत हैं कि ये उन्होंने खुद ही लिखी थी, उनकी रचना है। तो हर्षवर्धन की जो रचना रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये किसकी रचना है? ये रहेंगी महाराजा हर्षवर्धन की रचना। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट है, और उसकी पुस्तक रहेंगी, 2 पुस्तक लिखी थी उन्होंने, एक हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देती है, और एक कादम्बरी। तो 2 पुस्तक, इन दोनों पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट की हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती माँ सती हो जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से उसको प्राप्त हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उन्हें दिवाकर मित्र से मिली थी। किससे मिली थी? दिवाकर मित्र से ली थी उन्होंने, परंतु प्रभावित किससे थे? वे ह्वेन-त्सांग थे। जैसे कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म है वो शिक्षा वो उपगुप्त से ली थी। अशोक ने किससे ली थी? मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियो उसमें बताया था, जो अशोक है उसको जो बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे उपगुप्त से मिली थी, या उपगुप्त से उन्होंने ली थी। और तो हर्षवर्धन ने किससे ली थी? दिवाकर मित्र से ली थी। और इन्हीं से प्रभावित जो, लेकिन अगर पूछा जाए किससे प्रभावित थे, वो ह्वेन-त्सांग से प्रभावित थे। और अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा राजा जिसने कुंभ के मेले का आयोजन शुरू किया? तो महाराजा हर्षवर्धन ही ऐसे राजा थे जिन्होंने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। तो कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन रहेगा? महाराजा हर्षवर्धन रहेगा, जो कि 12 वर्ष में एक बार लगता है, जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज आदि क्षेत्रों में लगता था। आज भी लगता है, 12 वर्ष में एक बार लगता है कौन सा? कुंभ का मेला। और इसकी शुरुआत करने वाला राजा कौन रहेंगे? महाराजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सी जाति, अब ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सी जाति ज़्यादातर आक्रमण करती थी? वो हूण जाति रहेगी, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के समय में भी हूण जाति ने आक्रमण किया था, लेकिन उसको वह हरा देता है। और महाराजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानते थे? महायान शाखा को मानते थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 634-35 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे होता है। 634-35 में होता है। महाराजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों का युद्ध किसके किनारे होता है? नर्मदा नदी के किनारे होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। और जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा रहेंगे, जो कि साउथ में पड़ता था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख देता है। कौन देता है? ऐहोल अभिलेख। और ये ऐहोल अभिलेख किसने लिखवा था? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवा था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाराजा हर्षवर्धन के समय कन्नौज में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें बहुत दूर दूर से सभी धर्मों के लोग आते थे। कहाँ पे करवाया गया ये पूछा जाता है। महाराजा हर्षवर्धन के समय जो सर्व धर्म की जो एक सबसे बड़ी सभा है उसका आयोजन करवाया गया था कन्नौज में। और एक और सभा का आयोजन करता था, लेकिन वो करता था प्रत्येक 5 वर्ष में, तो वो करता था प्रयागराज में। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में एक सभा का आयोजन करवाता था, जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। तो महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा करवाया जाता था? महाराजा हर्षवर्धन के द्वारा करवाया जाता था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हर्षवर्धन के समय में राज्य को कहा जाता था भुक्ति। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के नीचे होता था विषय। जैसे अब राज्य को राज्य ही बोला जाता है, और राज्य से नीचे क्या होता है? जिला होता है। उसी तरह भुक्ति से नीचे विषय के नीचे को बोला जाता था विषय। और विषय की देखभाल करने वाले को कहा जाता था विषयपति कहा जाता था। ये अपर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, या अगर डीप में पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो राज्य को बोला जाता था भुक्ति, और भुक्ति के नीचे होता था
विषय और विषय का जो देखभाल करने वाले को विषयपति कहते थे। और पूछा जाता है राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, वो हुई थी 647 ईस्वी में। तो उसने शासन किया 606 से 647 ईस्वी तक महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल रहेगा। और इसके बाद कन्नौज को लेकर क्या हो गया था, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गए। और कन्नौज पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुज्जर और प्रतिहार वंश आया, ये भी पूछ लिया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन से मतलब वंश का शासन स्थापित हुआ, गुर्जर और प्रतिहार वंश का शासन स्थापित हुआ। ये थी एक महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HSC में भी, इंडिया जीके में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए। अगर कोई भी मतलब कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।